उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार के साथ ही हमेशा की तरह एक बार हम फिर आ पहुंचे हैं आपसे मिलने और अपने साथ आपको भी पूर्वोत्तर की ओर ले जाने के लिए। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम जानेंगे G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की, इसके बारे में। हमारे देश में कई लोग समाज और समुदायों के उत्थान में मदद के लिए अपने जुनून के साथ काम कर रहे हैं। सरकार ऐसे जुझारू लोगों को सम्मानित करती है जो अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर कीर्तिमान स्थापित करते हैं। पिछले अंक की तरह आज भी हम पूर्वोत्तर राज्यों से पद्म सम्मान से अलंकृत लोगों के जीवन की कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ स्वच्छता की ओर जागृत होते समाज के रास्ते पर असम भी है और वहां के कुमताई गांवों में स्वच्छ गांव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मिजोरम में युवा मामले और खेल मंत्रालय नए आयोजन कर रहा है, उन पर भी हमारी नजर रहेगी। सिक्किम संस्कृति विभाग ने सिक्किम में छात्रों और संगीत प्रेमियों के लिए एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के साथ साथ कार्यशाला आयोजित की। बताएंगे कि कैसे युवा कलाकार इसके प्रति उत्साहित रहे। तो आइए चलें सफर की शुरुआत करें। इस वर्ष भारत की ऐतिहासिक G20 अध्यक्षता ने न केवल भारत को विश्व राजनीति में अपनी स्थिति और भूमिका दिखाने का अवसर दिया है, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा मंच भी प्रदान किया है। पिछले सप्ताह शनिवार को G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने असम के डिब्रूगढ़ में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG सम्मेलन में भाग लिया। G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर का दौरा किया और राज्य में जनजातीय संस्कृतियों की प्रदर्शनी देखी। अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रमुख जनजातियां और 100 से अधिक उप जनजातियां हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है और बोलियां हैं। प्रदर्शनी में राज्य की अधिकांश जनजातियों ने अपनी पारंपरिक कला और शिल्प, पोशाक और व्यंजनों की प्रस्तुति की। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति के बारे में आकाशवाणी से बात करते हुए रूसी संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि वोलेरिया ने कहा कि ये उनके लिए भारत की विविधता की जानकारी का एक अवसर है। My name is Valeria Sidoryanka. I'm from Russian Federation. The experience was really amazing. I can say something like this because it was full of events, full of culture. In fact, we are really surprised by this fact because it's a good chance to see not only capital of India but also some other cities, some other regions, to know more about culture, about its diversity. It's very nice and we really highly appreciate this, and we can understand this because in Russia we have also many regions, different culture, and it's very similar for us. इसी तरह से जर्मनी के प्रतिनिधि जूलियन का कहना था कि ईटानगर में जिस तरह उनका स्वागत किया गया और सांस्कृतिक प्रदर्शन हमने देखा, ये अद्भुत अनुभव है और ये पल उनके जीवन के सबसे अच्छे पलों में से एक है। I'm Julian and I'm from Germany. It's amazing, for me it's not real because it's far away from my culture, but I really love how you show your culture and you can be proud of your culture, and it's such a nice experience for me. It's one of the best things I imagine in my life. We hope that we can work together more strongly in the world to solve the global issues. You only can work together. Everybody is dependent on each other, and we're like the slogan the slogan India is using. It's like this, there's one world, one earth, one family. And it's a nice meeting. The people here, they are open-minded to each culture, and it's such a nice experience. And I hope that the whole societies can. G20 RIIG प्रतिनिधि मंडल ने अगले दिन रवाना होने से पहले शहर के कुछ पर्यटन स्थलों का भी दौरा किया। The G20 delegations also visited some of the tourist spots in the city
before leaving the next day. This is Rakesh Jole, AI News, Itanagar. तो आइए कुछ देर के लिए हम भी आपको अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों की ओर लिए चलते हैं इस गीत के साथ, लेकिन हाँ जल्दी ही लौटेंगे भी। और अब पूर्वोत्तर के कुछ पद्म पुरस्कार विजेताओं के बारे में बात करते हैं। देश में बहुत से लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहित्य और पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए लंबे समय से अपने अथक काम के लिए समर्पित हैं। ऐसी ही एक महिला है मिजोरम की केवी रुनरिमसांगी। उन्होंने मिजोरम की कला और संस्कृति के क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की है और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, क्योंकि प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने से कई वर्ष पहले से इस गायिका ने गायन और नृत्य को अपने शौक के रूप में लिया। लोगों ने जब उनकी प्रतिभा पर ध्यान देना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी संगीत में और रुचि बढ़ती गई। छोटी सी उम्र में चर्च के कार्यक्रमों और विवाह समारोहों में वे मिजो गीत गाने लगी। धीरे धीरे लोग उनके प्रदर्शन की सराहना करने लगे। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। पिछले 3 दशकों से श्रीमती रुनरिमसांगी मिजो लोगों के लिए लोकगीत और जनजातीय संगीत के क्षेत्र में काम कर रही हैं। संगीत की मिजो विरासत के संरक्षण में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आकाशवाणी ने उनके साथ बातचीत की। हम उसी के कुछ खास पल आपको सुनवा रहे हैं। आपका स्वागत है और आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए धन्यवाद भी। पद्मश्री पुरस्कार से पहले आपको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए? Thanks so much for the interview. I am really happy that I am selected to receive the Padma Shri Award this year. And before the Padma Shri Award, which other recognition had? To mention a few, I have been awarded Lelte Best Female Artist and Sangeet Natak Academy National Award and many more. आपने किस उम्र में संगीत का अभ्यास करना शुरू किया और कब से आप लोकगीतों के प्रति समर्पित हुई? I started singing before public when I was only 5 years old. I continued singing every year till today. I sing devotional song also while I am mainly concentrating on folk songs. क्या आपने मिजो लोक संगीत में किसी से कोई औपचारिक प्रशिक्षण भी लिया? Actually, I enrolled myself as a trainee under Institute of Music and Fine Arts, Government of Mizoram. This is perhaps the only formal training I underwent during my singing career. Soon after I passed the training course,
I am appointed an instructress under the same institute where I am working till now. आप आकाशवाणी से बी ग्रेड कलाकार के रूप में जुड़ी हैं। इस अवधि और ऑल इंडिया रेडियो में अपने प्रदर्शन के बारे में क्या कुछ कहेंगी आप? In the month of August 1986, I had voice audition at All India Radio. Then I was selected for All India Radio Artist B grade. When 1992, I was upgraded to B high grade artist. I have recorded around 50 to 60 numbers of songs, including traditional songs, gospel, patriotic songs and folk songs. My music genre are of traditional style, country and pop style. The numbers of songs I had recorded at All India Radio were gospel songs around 20, patriotic songs 15, traditional including folk songs 20. Besides, I have composed more than 10 songs. These songs were included in my recorded at All India Radio and my cassette album. Till today, many people have listened these records. क्या आप किसी अन्य कला और संस्कृति में भी शामिल हैं? Fortunately, this year also I was also included to perform on stage at the Sapsarkut celebration on 3rd March 2023 during the presence of all the G20 delegates coming from outside India. माना जाता है कि आपने मीजो लोकगीतों को बदल दिया है, यानी जो पुराने मीजो गीत थे उन्हें एक नए आकार और नया स्वरूप दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? I don't know whether I brought transformation or not in the Mizo folk songs during my singing career. Mizo folk songs are valuable. We need to preserve, propagate and develop them. I tried my level best to accomplish this project. मीजो लोकगीतों के बारे में जो आदर्श या जुनून आपने दिखाया, जिस तरह से आपने काम किया, आप मानते हैं कि सफलता मिली और अभी क्या काम अधूरे हैं, किन सपनों को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं, साथ में भविष्य की क्या योजनाएं हैं? I don't have any separate dream or idea to accomplish other than my usual program and responsibilities to teach and to perform on Mizo folk songs and folk performing arts. It is good that every Mizo youth should be aware of the beauty of folk songs and folk dances. I am trying to my best to fulfill these programs. आकाशवाणी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात असम की। असम के खुमताई विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छ गांव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल अंतर ग्राम चाय बागान के 148 गांव हैं और युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में युवा उत्सव मना रहा है और मिजोरम के दूर दराज के गांवों से युवाओं को इस आयोजन में शामिल कर देश की विरासत के प्रति जानकार बनाया जा रहा है। मिजोरम के 5 जिलों में युवा उत्सव आयोजित किए गए हैं और युवा इनसे बहुत आकर्षित हो रहे हैं। इस पहल पर NYK का उद्देश्य जिला स्तर से राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक युवाओं को शामिल करके देशभक्ति की भावना और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को जगाना है। साथ ही
राष्ट्र की समृद्ध विरासत, संस्कृति और मूल्यों को जन संवाद के केंद्रीय मंच पर लाने के लिए देश भर में इस प्रकार के युवा उत्सव कार्यक्रमों की योजना है। इसके लिए युवा कलाकारों, लेखकों, फोटोग्राफर, वक्ता, पारंपरिक कला रूपों के जानकार और ऐसे सक्रिय सदस्यों को युवा उत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। हाल ही में मिजोरम के 5 जिलों ने ऐसे ही उत्सव का आयोजन किया। इसमें आइजोल, सियाहा, चम्फाई, सेरछिप और ममित में आयोजन किए गए। ये कार्यक्रम अमृत काल भारत के पंच प्रण विषय पर आयोजित किए गए हैं। मिजोरम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया और विभिन्न बैंकों और संचार के केंद्रीय ब्यूरो के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी प्रदर्शनी स्टॉल लगाए। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रभाकर रथ ने कहा कि युवा उत्सव देश में लोगों को विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने और एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक प्रयास है। मिजोरम विश्वविद्यालय के 3रे वर्ष के छात्र ने युवा उत्सव के प्रभावों के बारे में अपने विचार इस तरह साझा किए। The NYK Youth Staff program is being held here at the Zaidi auditorium today, and the students here are so grateful. We are so grateful and so thankful that the government is organizing this program, giving importance to our heritage and educating the students more on the freedom struggle of India. सियाहा, चम्फाई और सेरछिप में सरकारी कॉलेजों में युवा उत्सव कार्यक्रमों में भाग लेने वाले उत्साही छात्रों ने अपनी खुशी को इस तरह व्यक्त किया। The NYK Yuva Utsav is being held for the first time in Kathmandu Serchhip College. As a woman of culture, it's such an immense pleasure to have opportunity to experience this wonderful event. Our heartfelt thanks to the central government of India for blending cultures and education. This youth festival is also a part of our education, as it gives us the opportunity to flaunt and showcase our talents by using different combinations like painting, poetry, writing, etc. I'm very grateful to attend the youth festival and giving us the youth an opportunity to showcase our talents and personalities. And I look on to the Ministry of Youth Affairs and Sports to organize more of like this in the future. With Subhashis Chanda, this is Irene from Aizol. और आइए अब एक अनोखे सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं सिक्किम की ओर। पाक्योंग संगीत संस्थान और सिक्किम संस्कृति विभाग ने सिक्किम में छात्रों और संगीत प्रेमियों के लिए एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, एक संगीत कार्यशाला और प्रदर्शनी के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें विभिन्न बैंडों का प्रदर्शन किया गया, मूल धुनों और ब्लूग्रास गीतों के माध्यम से प्रस्तुति दी। परफॉर्मिंग कलेक्टिव के प्रमुख पैट्रिक फिट्सिमॉस ने भारत में अपनी संगीत पहुंच के बारे में अपने अनुभव इस तरह साझा किए। The idea was to take bluegrass music and introduce it to India and kind of spread our musical ideas and our culture to an Indian audience. And ever since then, it's kind of changed to become a sort of fusion music, incorporating Bengali folk tunes, ragas, jazz, folk, rock and roll, all kinds of different stuff. It's been great of different bluegrass musicians from America coming in and kind of getting a taste of Indian music and culture, and it's really helped to foster a lot of musical connections over the years. We did a week-long workshop at a school outside of Kolkata called Piali Asharalo. It's a girls' school. And we were there for about a week just teaching basic songs, and we had a guitar teacher and another mandolin teacher there too, and Davanita was helping to
to teach some of the Bengali songs, and we taught them a few bluegrass tunes also. And so we're trying to accelerate the educational aspect. पाक्योंग जिले के स्कूली छात्रों ने द ब्लू ग्रास जर्नीमैन के सदस्यों के नेतृत्व में एक संगीत कार्यशाला में भाग लिया। संगीत की शिक्षा देने के अलावा सदस्यों ने छात्रों को संगीत वाद्य यंत्र भी भेंट किए। कार्यशाला का उद्देश्य कला और संगीत को प्रोत्साहित करना, समाज के युवा वर्गों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना और वर्तमान समाज के बारे में उनके विचारों को समझना था। Create bonding among the young sections of society and to understand their views of present day society. Saikat Sarkar for AIN News, Sikkim. और अब हम आपके लिए रिचर्ड असोसो के साथ एक इंटरव्यू लेकर आए हैं, जो कि कोहिमा स्थित आईटी फर्म के मुख्य अधिकारी हैं। बातचीत का विषय है ई-पुलिस एप्लीकेशन का शुभारंभ। आइए सुनते हैं। Dear listeners, today we have here with us Mr. Richard Asoso. Thank you for joining us, Mr. Richard. Yeah, it's my pleasure. Thank you. First of all, can you introduce e-police application to the listeners? We recently launched the e-police app for the Commissionerate of Police office in Dimapur, and this was an initiative of some of the young officers who are working under CP Dimapur. And essentially the concept for this app started with the need to manage records more efficiently. So in the first phase of the e-police app, the records which are going to be managed includes non-bailable warrants, arrests made, arms seizures, and also non-FIR cases. So with this app, the police stations, they will be able to manage all these records which I mentioned in digital format, which will definitely make their job a lot more easier, a lot more efficient, and the retrieval of such records would also be much quicker and save a lot of time and help in improving the efficiency of the police. So here you mean it will be only be applicable to the police? Since this has to do with very sensitive data, which includes, investigation cases, and therefore only authorized police users will be able to access this app. Talking more about the application, can you tell us what are its functionalities, modules, and the kind of services the application provides? Yes, so in terms of the different features available, there will be a dashboard which will contain a graphical representation of the different reports and data that have been fed into the system. And the respective police stations, they will be able to do data entry of the different kinds of cases, the different kinds of records that come to their police stations, which includes the non-bailable warrants, the non-FIRs, the arms seized, and other kinds of seizures. Also, for the higher-ups, the supervisors, they will be able to have access to consolidated reports of all the police stations, or if they want to look at a particular police station, they will be able to pull out the specific record or report for that particular police station, and then this will save a lot of time. And also there are other features like system settings, user module, wherein different kinds of users can be added, and user permissions as well. So there are many police stations across Dimapur also. So the respective police stations, they will have access to only their police station records and data. And while the Commissioner of Police, since it's the central agency for Dimapur Police, they will have access to all the police stations, but the individual police stations will have access to only their records. Talking about the application, can you tell us what are its main aims and objectives? The intention of the concerned and visionary police officers who initiated this, the main idea was to kickstart this and leverage the use of this particular app, so that in future more and more similar applications can be developed which will help the police. So in a nutshell, I would say the objective of this app is to contribute towards, in a small way, towards e-governance of, in this case, the police department.
How long does it take to build an app like this e-police app? The e-police app, we developed it in a time frame of about 2 months. So the duration, again, it depends on the complexity of the app. So some apps we will probably be able to deliver it within 2 to 3 weeks, or some within 1 month, some 2 months, and if the complexity and functionalities of the app increases, then it can go up to 6 months or 1 year also. I would want to take this opportunity to thank the Nagaland Police in general, and in particular the Commissioner of Police Dimapur, for giving us this opportunity to work on this transformative application, which we envision and which our collective vision is to improve the working of the police department, especially the Commissionerate of Police and all the police stations under it. So a big vote of thanks to the CP Dimapur and his team for giving us this opportunity. The message that I want to send is, it's not only government jobs that are good career opportunities, there are lots of opportunities in the private sector as well, and there are lots of opportunities if you want to start your own new business as well. Thank you so much, Mr. Richard, for the vast insight on the e-police application, as well as the need for us, the youth, to venture in this technology and related firms. I'm sure the listeners are going to be benefited much from what you have said. Thank you very much. पूर्वोत्तर की ओर जाने का या घूमने का अगर आप मन बना रहे हैं तो आज ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत गौरव रेलगाड़ी नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी को रवाना किया गया। ये रेलगाड़ी 15 दिन में असम में गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट और काजीरंगा, त्रिपुरा में ऊनाकोटी, अगरतला और उदयपुर, नागालैंड में दीमापुर और कोहिमा और मेघालय में शिलोंग और चेरापूंजी की आपको यात्रा कराएगी। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी का शुभारंभ घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने की केंद्र सरकार की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के अनुरूप है। पूरी तरह वातानुकूलित इस रेलगाड़ी में 2 प्रकार की सुविधाएं AC1 और AC2 हैं। तो अब हमारे जो भी श्रोता पूर्वोत्तर जाना चाहें, इस रेलगाड़ी से आराम से जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। रविवार की शाम प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों से रोचक और मंत्र मुग्ध कर देने वाली जानकारियां आप तक लेकर आता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए नियत समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। रविवार का इंतजार रहेगा। अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।